हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस देख ली, मेल और फीमेल दोनों में। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, ooजेनेसिस देख लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल सेक्सुअल साइकिल, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो फीमेल सेक्सुअल साइकिल है, फीमेल सेक्सुअल साइकिल, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा ये जो साइकिल है ये कुछ फेजेस में चलती है। ठीक है, साइकिल क्या है, कुछ फेजेस में चलती है। और ये जो फेजेस है इनका जो टाइम पीरियड है होता है अराउंड 28 to 29 डेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसका जो टाइम है वो कितना होता है बेटा, 28 से 29 डेज। यानी कि एक साइकिल को चलने में कितना टाइम लगता है, 28 to 29 डेज। फिर ये जो साइकिल है कुछ फेजेस में चलती है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 4 फेज है। सबसे पहला हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, फिर बेटा जी मेंस्ट्रुअल के बाद है हमारे पास यहाँ पे कौन, नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेटरी फेज। और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है ल्यूटियल फेज। तो हमारे पास कितने फेज हो गए टोटल, 4 फेज। और ये जो 28 या फिर 29 दिन है इन फेजेस में डिवाइडेड है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई कौन सा फेज कौन से डे पे कैसे होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज की बात करूँ तो इसका टाइम है 1 से लेके 5 डे। ठीक है, यानी कि ये 1st to 5th डे में मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। फिर उसके बाद 6 to 13, उसके बाद क्या है बेटा, 6 to 13 डे पे कौन चलने वाला है, फॉलिकुलर फेज। और जो ओवुलेटरी फेज है, या फिर हम कहें ओवुलेशन कौन से डे पे होता है, 14 डे पे। ठीक है, ओवुलेशन कौन से पे है बेटा, 14 डे। और फिर उसके बाद 15 से लेके 28 डेज तक कौन सा फेज चलने वाला है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, 15 से लेके 28 तक कौन हो गया बेटा, ल्यूटियल फेज। अभी जो डेज मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये हर किसी के केस में ऐसे नहीं होते, +1 -1 +2 -2 ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एक फेज को ढंग से पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल फेज से। अब बेटा अगर मैं मेंस्ट्रुअल फेज की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मेंस्ट्रुअल फेज का जो टाइम है वो है 1 से लेके 5 डे। अभी जितने भी यहाँ पर फेजेस है ये हॉर्मोन्स के कंट्रोल पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई हार्मोन है जो इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली क्या होता है, डी जनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और मैंने आपको बताया था कि भाई 14 डे पे कौन आता है, 14 डे पे एलएच आता है। और एलएच जो है अगले 14 डेज तक इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और जैसे जैसे भाई दिन आगे बढ़ते जाते हैं एलएच का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होता जाएगा भाई, वो भी श्रिंक होता जाएगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो यानी कि प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन को क्या कर रहा था, ये सिक्रीट कर रहा था। वही देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है डे 1 से लेके 5, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था मेंस्ट्रुअल फेज के चलने से पहले कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करने लगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने लगा, डीजनरेट करने लगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो गया, डीजनरेशन हो गया है। क्यों, क्योंकि भाई एलएच का अमाउंट क्या हो गया था, कम हो गया था। और कॉर्पस ल्यूटियम किसे रिलीज कर रहा था, एक तो प्रोजेस्ट्रॉन, उसके अलावा ईस्ट्रोजन, और बेटा कौन, इनहिबिन। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम का भाई साइज छोटा होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, तो इन सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। और उनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा इनका प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब बात ऐसी है, इन तीनों में से जो प्रोजेस्ट्रॉन है एंडोमेट्रियम को क्या करता था, मेंटेन करता था। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता था बेटा, मेंटेन करता था एंडोमेट्रियम को। और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी। और एंडोमेट्रियम जब टूटेगी, ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन होगा उसका, तो बॉडी से क्या होगी भाई, स्लज ऑफ होगी। ठीक है, किस फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। वही देख लो कि भाई प्रोजेस्टेरोन जो है
कम हो गया है, उसका लेवल गिर गया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ एंडोमेट्रियम। और क्या हो रहा है बेटा, ये स्लज आउट। क्लियर इतना? देखो सिंपल सी बात, एक बार इसको देखो, क्या मेंस्ट्रुअल फेज का डे क्या है, 1 से लेके 5। अब बेटा मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉर्पस ल्यूटियम में डीजनरेट कर गया, और जो कॉर्पस ल्यूटियम था किसका प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन का। तो जो प्रोजेस्टेरोन था किसको मेंटेन करता था बेटा, एंडोमेट्रियम को, और अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो एंडोमेट्रियम का क्या स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में डे 1 से लेके 5 तक ये ब्रेक डाउन चल रहा है, और किस वजह से चला ये हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक हार्मोन है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे कि ये तीनों है, इन तीनों का अमाउंट तो घटता जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनिबिन। पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है इसका अमाउंट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो ये कॉन्ट्रेक्शन कराता है, ठीक है। कहां पर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, यूट्राइन मसल्स में, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल्स। और बेटा ये जब कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्राइन मसल्स में, तो यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो मेंस्ट्रुअल फेज में तो ये सारी चीजें हो रही है। पहली चीज क्या, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटा तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो बढ़ गया। बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है, ठीक है। अब जैसे उसका लेवल बढ़ा तो क्या होगा, और ज्यादा ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज में बस इतना ही है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट फेज आता है यहां पर हमारे पास, नेक्स्ट कौन है बेटा, फॉलिकुलर फेज। बेटा अगर मैं फॉलिकुलर फेज की बात करूं, देखो इसका नाम ही क्या है, फॉलिकुलर फेज, यानी कि फॉलिकल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। अब बेटा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन कराता है, मैंने जब ओवरी का डायग्राम बनाया था वहां पे बताया था, कौन, एफएसएच। एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल के पास जाता है, फिर उसमें डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का बाय एफएसएच। अब देखो बात ऐसी, आपके पास बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। अब इनमें से कोई एक फॉलिकल क्या करता है भाई, ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, वो ग्रोथ करता है अपनी। तो यहाँ पर ये एफएसएच आया, और एफएसएच ने यहाँ पर इस एक फॉलिकल का साइज क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, इसने आप क्या किया, ग्रो किया। तो इस फॉलिकल को हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। ये कौन है, डोमिनेंट फॉलिकल। अब बेटा मैंने आपको वहां पर ये भी बताया था, जैसे जैसे फॉलिकल का साइज इंक्रीज होता है वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास क्या प्रेजेंट थी, थीका लेयर, और थीका लेयर किसका प्रोडक्शन कर रही है, ईस्ट्रोजन का। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पे दो चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो ईस्ट्रोजन और दूसरा है इनहिबिन। अभी देखो एस्ट्रोजन पे चलेंगे, पर पहले इनिबिन को समझते। देखो इनिबिन क्या कर रहा है बेटा, इनिबिन इनिबिट करने का काम करता है, कि भाई एक यहाँ पर फॉलिकल सेलेक्ट हो चुका है और उस फॉलिकल ने किस किस को बनाया, एस्ट्रोजन और इनिबिन को। तो ये इनिबिन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेगा, इन बाकी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को रोक देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इन बाकी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को रोक देगा, यानी किसने क्या दिया, एक फीडबैक दिया, ठीक है। हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखते, हम यहाँ पर कर देते, चलो इसने फीडबैक दिया। और बेटा फीडबैक में क्या कर रहा है कि जो एफएसएच था उसका प्रोडक्शन कम करा देगा, ठीक है, क्योंकि भाई एक फॉलिकल डेवलप कर चुका है, अब यहाँ पर और एफएसएच की जरूरत नहीं है, किसी और को यहाँ पर डेवलप नहीं कराना। चलो आगे चलते हैं अब इसमें। अब जो कहानी एस्ट्रोजन की है, अब बेटा जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रही है कि जो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज में टूट गई थी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो गई थी, टूट गई थी, डे 1 से लेकर डे 5 तक, उसको वापस से बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम का डिवीजन कराना स्टार्ट करेगा। कौन, ये एस्ट्रोजन। तो यहां लिख दो प्रोलिफरेशन या फिर डिवीजन या फिर ग्रोथ ऑफ
एंडोमेट्रियम। क्लियर बेटा इतना? सिंपल सी चीज है क्या? यहाँ पे हमारे पास फॉलिकल्स, फॉलिकल्स में एफएसएच आया, उसने एक को यहाँ पर डेवलप कराया, और जैसे वो डेवलप हुआ उसने ईस्ट्रोजन और इनिबिन बनाया, इनिबिन ने जाके एफएसएच को इनहिबिट किया, और जो ईस्ट्रोजन था उसने डेवलपमेंट कराया किसका, या फिर हम कहें ग्रोथ कराई किसकी, एंडोमेट्रियम की, यानी कि एंडोमेट्रियम को उसने वापस से ग्रो करा दिया। ठीक, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट फेज था यानी कि फॉलिकुलर फेज वो कंप्लीट हो गया। इसका डे क्या है? इसका डे है 6 से लेके 13। ठीक है, 6 से लेके 13 डे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉलिकुलर फेज के बाद कौन था बेटा? फॉलिकुलर फेज के बाद हमारे पास प्रेजेंट है ओवुलेशन। और बेटा जो ओवुलेशन है ये कौन से डे पे प्रेजेंट है? 14 डे पे। और मैंने आपको बताया था बेटा 14 डे पे क्या होता है कि जैसे ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ईस्ट्रोजन ने हाइपोथैलेमस के पास गया, और हाइपोथैलेमस को क्या कहा कि भाई तो जीएनआरएच बना। जीएनआरएच ने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां पे क्या बना? एलएच और एफएसएच। और हाइपोथैलेमस सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी गया, तो उसने वहां पे क्या बनवाया? और एलएच। तो देखो एलएच कितनी बार हो गए? 2 बार। एफएसएच सिंगल टाइम। तो यहाँ पर एलएच का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा। और यही एलएच आता है, ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करता है, उसमें से किसको निकाल देता है? एग को। तो बेटा जो एग का रिलीज हुआ, ठीक है, जो एग रिलीज हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? ओवुलेशन। तो जो पूरी प्रोसेस है इसको हमने क्या कह दिया है? ओवुलेशन। और इसका डे कितना है? 14 डे। क्लियर है इतना? तो देख लो एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, ठीक है बेटा, फॉलिकुलर फेज का एंड कब होगा? 13 डे पे। यहां पर जो साइज है फॉलिकल का वो क्या है? बहुत ज्यादा। साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज। और अगर फॉलिकल का साइज बढ़ेगा तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? ईस्ट्रोजन का। ठीक है, किसका अमाउंट बढ़ गया? ईस्ट्रोजन का। और ईस्ट्रोजन ने जाके घंटी बजाई, किसकी घंटी बजा दी बेटा? इसने यहां पर जाके ये जो हाइपोथैलेमस है उसकी घंटी बजाई, और जैसे ये पहुंच गया यहाँ पर, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कौन? जीएनआरएच। और जीएनआरएच गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराया इसने? इसने यहाँ पर रिलीज कराया एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, और ये एक बार किधर गया था? सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो यहां से इसने एलएच को वापस रिलीज कराया। तो देखो बेटा हमारी बुक में लिखा है कि एलएच की क्या आती है? सर्ज आती है। देख लो एलएच की क्या आ गई यहाँ पर? सर्ज। और एफएसएच की क्या आ गई? पीक आ गई। ठीक है, क्योंकि एफएसएच भाई अमाउंट कम है एलएच से। ठीक है, क्लियर है? एलएच का अमाउंट एफएसएच के डबल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा क्या? सर्ज, यानी कि बाढ़ आ गई एलएच की। और जो एफएसएच है वो अमाउंट उसका कम है। क्लियर है? और इसी के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है? ओवुलेशन। क्लियर हो गया इतना? तो ये सब कुछ किधर चल रहा है भाई? ओवुलेशन फेज में। ठीक है, ओवुलेटरी फेज में। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फेज हमारे पास यहां प्रेजेंट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। बेटा ल्यूटियल फेज में ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे नाम है क्या? ल्यूटियल फेज, यानी कि ये कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहा है। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम की। तो ल्यूटियल फेज में किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम का। और मैंने आपको बता रखा है कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा? जब एग जो है रिलीज हो गया, आप सिर्फ फॉलिकल बचा है, ठीक है, और जो एलएच आया है उसको अगले 14 डेज के लिए मेंटेन करने वाला, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम है अगले 14 वीक्स तक रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो बेटा देखो ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है? यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है बेटा, किसका फॉर्मेशन हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम का। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और किस किस को रिलीज करेगा, किस किस को सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, किस किस को सिक्रीट कर रही है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और नेक्स्ट है यहां पर इनहिबिन। ठीक है, ये इन तीनों हार्मोन्स को क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है। अब जो प्रोजेस्टेरोन है
बेटा प्रोजेस्टेरोन क्या करने वाला है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी देखभाल करेगा, ठीक है, यानी कि जब तक प्रोजेस्टेरोन है जो एंडोमेट्रियम है वैसी की वैसी रहेगी, क्लियर है। और ये कॉर्पस लूटियम रहेगा जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करी है। एंडोमेट्रियम किसके ऊपर, प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। प्रोजेस्टेरोन कब तक रहेगा, जब तक कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम किस पे डिपेंडेंट है भाई, कॉर्पस लूटियम एलएच पे डिपेंडेंट है, यानी कि एलएच के पास कितने दिन, 14 डेज। कॉर्पस लूटियम के पास भी कितने डेज, 14 डेज। तो भाई प्रोजेस्टेरोन के पास भी कितने, 14। तो एंडोमेट्रियम के पास भी कितने, 14। और जैसे ही यहाँ पर दिन खत्म होते जाएंगे हर किसी का अमाउंट या फिर हम कहें हर किसी का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास हार्मोन का लेवल कम होता गया एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये जो 14 डेज है कंप्लीट हुए, यानी कि 28वां दिन खत्म हुआ, ठीक है, यानी कि 28वां दिन खत्म हुआ और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुई, तो वहीं पे ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये पूरी एक साइकिल चल रही है, सबके सब एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। तो यहां पर देख लो भाई प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, मेंटेन एंडोमेट्रियम, क्लियर है बेटा। और ये इसको ऐसे मेंटेन कर रहा है कि इसको ग्लैंडुलर बना देता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम कहते हैं क्या भाई ब्लड वेसल्स हैं उनका अमाउंट बढ़ा देता है, यानी कि वेस्कुलरिटी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो चुकी है, ग्लैंडुलर हो चुकी है, सेक्रेटरी हो चुकी है। और यहाँ पर एक मिल्क रिलीज करती है, उसको यूट्राइन मिल्क कहते हैं, पर बोर्ड्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ईस्ट्रोजन है, जैसे भाई प्रोजेस्टेरोन तो ये काम कर रहा है, ईस्ट्रोजन भी तो प्रेजेंट है। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि जो एंडोमेट्रियम इसकी थिकनिंग कर रहा है, तो फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो जब ल्यूटियल फेज का एंड आया, ठीक है, एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जो एलएच है उसका अमाउंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे जैसे ल्यूटियल फेज खत्म होता जा रहा है यानी कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो गया भाई, एलएच का अमाउंट कम होता जा रहा है। और एलएच जो है मेंटेन कर रहा था किसे, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो भाई अब एलएच ही नहीं रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होगा, डीजनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है बेटा। और ब्रेकडाउन होने लगा किसका, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्लियर बेटा इतना, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरे को वापस रिवाइज कराता हूं, इसको ढंग से सुनना, ढंग से समझना। यहां पर क्या हो रहा है कि भाई सबसे पहले चार फेज कौन, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल के बाद कौन, फॉलिकुलर, फॉलिकुलर के बाद ओवुलेशन, और फिर उसके बाद क्या हो गया बेटा, ल्यूटियल फेज। तो ये कितने फेज हो गए, चार फेज। अब स्टार्टिंग कहानी कुछ ऐसे होती है कि जो हमारे पास एलएच था उसका अमाउंट कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई एलएच सिर्फ 14 डेज के लिए आया था। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे लो 14 15 16 17, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं एलएच का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। एलएच का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये जो एलएच है किसे मेंटेन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को। अब बेटा अगर एलएच का अमाउंट कम हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम कब क्या होगा भाई, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। या फिर हम कहें जो कॉर्पस ल्यूटियम है किसके अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, व्हाइट बॉडीज के अंदर, ठीक है। एलएच का अमाउंट कम, कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट होने लगा, व्हाइट बॉडीज में। अब बात ऐसी है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है तीन हार्मोन बनाता था, कौन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनिबिन। अगर बेटा कॉर्पस ल्यूटियम खुद एकदम श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है, खत्म होता जा रहा है, तो ये जो हमारे पास हार्मोन्स इनका अमाउंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल जैसे ही कम होगा तो बेटा वो किसको इफेक्ट करने वाला है, वो अफेक्ट करेगा यहाँ पर एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन जो है स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखो हमारे पास पहली चीज यही है कि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डीजनरेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का, क्योंकि एलएच का अमाउंट कम हो गया। किसको रिलीज कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन को। प्रोजेस्टेरोन किसे मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को। और अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम है तो बेटा किसका ब्रेकडाउन होगा, एंडोमेट्रियम का। ये तो क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, यानी कि पहला फेज ही हो गया। फिर नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। तो बेटा फॉलिकुलर फेज का दिन कौन सा है, डे 6 से लेके कितना 13 तक, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल का कौन सा हार्मोन करा रहा है, एफएसएच। अब बेटा एफएसएच जो है फॉलिकल्स में से किसी एक फॉलिकल को डेवलप कराता है, और जब वो एक फॉलिकल डेवलप होता है तो किसका प्रोडक्शन करता है, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ईस्ट्रोजन जो है पहली चीज तो क्या, ये प्रोलिफरेशन करा रहा है, डिवीजन करा रहा है किसका, एंडोमेट्रियम का। क्लियर है, यानी कि एंडोमेट्रियम को वापस से बना रहा है। फिर इसके बाद आता है ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेटरी फेज। अब बेटा ओवुलेटरी फेज में वही चीज वापस आ गई कि भाई यहाँ पर जो ग्रेफियन फॉलिकल है या फिर मैं कहूँ फॉलिकल, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है और वो किसका प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन करता है ईस्ट्रोजन का। और जो ईस्ट्रोजन है कहाँ पहुंचता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के बाद कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पे क्या आता है भाई, एलएच दो बार सिक्रीट होता है। ठीक है, यानी कि एलएच का फॉर्मेशन डबल और एफएच का सिंगल। तो एलएच की क्या आई, सर्ज, एफएच की पीक। तो ये हमारे पास कौन हो गया, ओवुलेटरी फेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज। बेटा ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं एलएच का अमाउंट कम हो रहा है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी डिजनरेट करता जा रहा है। तो इस वजह से प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। वो तो एंड की बात है, पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि भाई जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनिबिन का। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है क्या करने वाला है, ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला है किसका, एंडोमेट्रियम का। और जो ईस्ट्रोजन है एंडोमेट्रियम की फर्दर थिकनिंग कराता है। क्लियर है। और जैसे जैसे यहाँ पर डे 28 के पास पहुंचे तो उस टाइम पे एलएच खत्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम व्हाइट अल्बाइकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो चारों फेजेस थे हमने यहाँ पर अलग अलग करके देख लिए। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, टेबल में मैं चारों को फिट कर देता हूँ और फिर उसको आप देखो और इसको एकदम बढ़िया से याद कर लो। बोर्ड्स में बस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ये जो मैं टेबल बनाने वाला हूँ समझने के लिए तो इतना था, पर बोर्ड्स के लिए याद रखना है, उसके लिए टेबल जरूरी है। ठीक है, तो चलो आगे टेबल बनाते हैं। तो यहाँ मैं चारों फेजेस लिख देता हूँ, मेंस्ट्रुअल। ठीक है बेटा, एक तो कौन हो गया, मेंस्ट्रुअल, दूसरा इधर फॉलिक्यूलर, फिर इधर ओवुलेशन, फिर नेक्स्ट हमारे पास ल्यूटियल। ठीक है, ये हमारे पास चारों के चारों फेज हो गए। चलो लाइन भी बना लेते हैं इनके बीच में। ठीक है बेटा, अब ये जो चारों फेज है सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी डेज की। इसका डे कितना है, इसका डे है 1 से लेके 5। क्लियर है। इसका कितना है बेटा, 6 से लेके 13, इसका है 14, और लास्ट में कितने बचे बेटा, 15 से लेके 28। अब मैं वापस कह रहा हूं ये हर किसी के केस में सेम नहीं होता, +1 -1 चलता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा था बेटा, कुछ हार्मोन्स थे जिनका लेवल कम हो रहा था। ठीक है, कौन कौन थे हार्मोन, वो थे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, ये जो तीनों हार्मोन है इनका लेवल क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। पर एक हार्मोन था जिसका लेवल बढ़ रहा था, कौन था वो था हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, वो कौन था बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन। उसका अमाउंट बढ़ रहा है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बढ़ रहा है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा किसमें, स्मूथ मसल्स में। ठीक है, और उससे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, और फिर क्या होगा बेटा, ब्लड लॉस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में बस इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखो फॉलिकुलर फेज। बेटा फॉलिकुलर फेज में जो एफएसएच है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या कराने वाला है, वो डेवलपमेंट कराएगा किसका, फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। और बेटा जो फॉलिकल यहाँ पे डेवलप हुआ है ये दो चीजें रिलीज करता है क्या, एक तो है ईस्ट्रोजन और दूसरा है कौन, इनहिबिन। और बेटा जो इनहिबिन है इनहिबिट करता है किसे, एफएसएच को, यानी कि ये वापस जाएगा इस एफएसएच के पास और इसको क्या करने वाला है बेटा, ये इनहिबिट करने वाला है कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, तू तेरा प्रोडक्शन रोक दे, हमको अब और फॉलिकल डेवलप नहीं कराना अभी के लिए, क्योंकि एक क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखो जो ईस्ट्रोजन है ये प्रोलिफरेशन कराता है किसका,
प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कौन, ओवुलेशन। ओवुलेशन का डी क्या है 14। और ओवुलेशन में क्या हो रहा है बेटा, एफएसएच की पी इकाई और एलएच का सर्ज आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एफएसएच है उसका पीक आया है और जो एलएच है उसकी सर्ज आई है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और फिर वही कहानी कि उसने कहां पर जाके घंटी बजाई, बस उतना है यहाँ पे। ठीक है, और ओवुलेशन में एक और चीज है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte को कहाँ रिलीज कर दिया इसने, फेलोपियन ट्यूब की तरफ। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज। बेटा ल्यूटियल फेज कितना है, 15 से लेकर 20 डे तक। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फॉर्मेशन हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये एलएच। ये एलएच ही है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, एक तो क्या बना रहा है, ईस्ट्रोजन बना रहा है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, और इनहिबिन बना रहा है। अब यहां पर जब इनका अमाउंट बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करा रहा है भाई, डेवलपमेंट करा रहा है एंडोमेट्रियम का। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, फर्दर थिकनिंग कर रहा है एंडोमेट्रियम की। क्लियर इतना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चारों फेजेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर कह लो सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम इसमें चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और बेटा अगर आप यहाँ पे देखते हुए अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो एज इट इज मत लिखा कीजिए उसे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक टेबल बना दी, तो टेबल फॉर्म में करो, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। जैसे कि मैं अगर आपको मेरे नोट्स दिखाऊं, तो मेरे नोट्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। ये जो एक पेज है, इसमें आपकी एनसीईआरटी के 7-8 पेजेस प्रेजेंट है। क्लियर है, इतने से के अंदर। और ये जो मैंने लिखा है, ये सिर्फ मेरे को समझ में आता है, किसी और को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लिखा ही इस तरीके से, एकदम शॉर्ट में और एकदम घटिया राइटिंग में, क्योंकि बस मुझे याद करना है और मुझे समझ में आ जाए, बस इतना काफी है। तो आप भी अपने छोटे नोट्स बनाओ, ताकि आप उनको एंड टाइम पे ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, कम टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी अपना रिविजन कर लो। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब बेटा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करूं, तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। वो बात ऐसी है कि भाई यहाँ पर मैंने एक, ठीक है, नॉर्मल सा डायग्राम बनाया, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है ये। यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि जो एग है, ये जो एग है कौन से रीजन में पहुंचेगा, एम्पुला वाले रीजन में। देखो मैंने बताया था वाइडेस्ट पार्ट कौन है, एम्पुला। ठीक है, और वहीं पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो हमको फर्टिलाइजेशन ही तो करानी है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एग है वो एग कहाँ पहुंच गया, एम्पुला में। और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस हुई कौन सी, इंसेमिनेशन। देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसमें जो स्पर्म है कहाँ पर एंटर किया, वजाइना में। ठीक है, तो भाई जो एंटर हुआ है कौन, स्पर्म, वजाइना में, उसी को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसी को हमने क्या कहा, इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर देखो, ये तो एक मिनट कलर चेंज कर लूं, ये कौन है इधर, ये है एग, और ये रीजन कौन सा है, ये है एम्पुला। क्लियर बेटा, एग कहां पहुंच चुका है, एम्पुला में पहुंच चुका है। फिर नेक्स्ट यहां पर ये बहुत सारे स्पर्म आ गए। ठीक है, ये बहुत सारे स्पर्म एंटर कर गए। तो ये जो स्पर्म का यहाँ पर एंट्री हुआ है, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा, इंसेमिनेशन। ठीक है, यानी कि स्पर्म यहाँ पर पहुंच गए। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ कि जो स्पर्म है ये आगे मूव कर रहे हैं, और यहां पर आके ये दोनों फ्यूज कर गए। ठीक है, ये दोनों क्या किया है भाई, एक दूसरे के कांटेक्ट में फ्यूज किया, यानी कि कौन सी चीज हुई यहाँ पर, यहाँ पर हुई है फर्टिलाइजेशन।
तो बेटा एम्पुला वो रीजन है जहां पर होती है फर्टिलाइजेशन, और जो एंट्री है स्पर्म की कहां पर, वजाइना में, या फिर हम कहें फीमेल ट्रैक्ट के, मतलब क्या फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं हम, इंसेमिनेशन। ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक्ट किस नॉन एज इंसेमिनेशन, और उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्पुला के अंदर। चलो आगे चलते हैं अब इसमें। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास जो एग था इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कौन है, सेकेंडरी oocyte, और ये है स्पर्म। अब जैसे ही स्पर्म इस एग के कांटेक्ट में आएगा तो जो एग है वो अपना फर्दर डिवीजन स्टार्ट करेगा। मैंने आपको बताया था भाई ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें अरेस्टेड था ये, मेटाफेज 2 के अंदर। और जैसे स्पर्म इसके पास आता है, इसको जैसे टच करता है तो इसके भाई जो फर्दर डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है चलो देखते हैं कि भाई यहां पर यहाँ पर देखो ये स्पर्म जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो इसने इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, इसने इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। वेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, जोना पेलुसिडा। तो जैसे स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा वो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस कर देगा। ठीक है, मेक सम चेंजेस इन मेम्ब्रेन, और इस वजह से जितने भी बाकी स्पर्म्स थे वो मेम्ब्रेन के अंदर या फिर हम कहें इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, स्पर्म गया उस जैसे ही जोना पेलुसिडा से टच किया उसने उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए मेम्ब्रेन में, ताकि बाकी स्पर्म उसमें एंटर ना कर सके, बस इस सिंगल जो है वहां पर एंटर करे। अब बेटा हमको पता है कि जो स्पर्म है उसके हेड पे कौन प्रेजेंट है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। वो एंजाइम्स कौन है, लाइटिक एंजाइम्स। तो बेटा वही लाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर जो सेल्स है उनका ब्रेक डाउन करते हैं और जो मेम्ब्रेन है उसको भी रप्चर करते हैं, ताकि जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर सके। क्लियर है इतना, इतनी सी चीज हो गई। फिर नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पर सारी चीजें हो गई तो जो हमारे पास एग था उसका जो न्यूक्लियस है वो भाई आगे डिवाइड करेगा। यहाँ पर हमारे पास दो क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बने, दो न्यूक्लियस बने। एक को हम कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, और बेटा दूसरा कौन है, ये दूसरा है हमारे पास ये दूसरा कौन है हमारे पास यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये दूसरा कौन है हमारे पास यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। ठीक है बेटा, ये कौन है हमारे पास यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। और इधर ये जो एंटर कर गया था अंदर ये वाला न्यूक्लियस, ये किसका है भाई, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। तो चलो मैं इसको यहाँ बना दूं, इधर ये मेल और इधर ये फीमेल। अभी जो मेल और फीमेल है जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बेटा फॉर्मेशन होने वाला है जाइगोट का। ठीक है, यहाँ पर कौन बन गया, ये जाइगोट। और जो ये सेकंड पोलर बॉडी थी ये बाहर की साइड पे मूव कर जाती है और डीजनरेट कर जाती है, इसका कोई काम यहाँ पर हमको नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये बेटा क्या है, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हुआ इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद पहुंचा कहां पर, एम्पुला रीजन में, कौन, स्पर्म, और जो एग है वो भी वहां पर पहुंचा। अब बात ऐसी है अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो बेटा दोनों का एम्पुला रीजन में पहुंचना वो भी एक साथ जरूरी है। अगर मान लो स्पर्म पहले पहुंच गया और वो प्रेजेंट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यही चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी है, दैट एवरी कॉपुलेशन डजंट लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि हर सेक्सुअल इंटरकॉर्स बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी कि हर सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फर्टिलाइजेशन नहीं होती।
और अगर फर्टिलाइजेशन करानी है तो बेटा दोनों को एक टाइम पे वहां पे पहुंचना जरूरी है। कहां पर? एम्पुलर रीजन में। अब आगे चले, इसमें हमने क्या देखा कि भाई जैसे स्पर्म है वो आया, और जो इधर एग है किसमें अरेस्ट है? मेटाफेज 2 में। तो जैसे स्पर्म उसको टच करेगा, उसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस करेगा और वो अपना डिवीजन आगे फर्दर स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फिर किसका? सेकंड पोलर बॉडी का, जो किधर चली जाती है भाई? ओवरी में। यहाँ पे इसका कोई काम हमें नहीं पड़ना। और सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनी थी याद रखना? इन ओवरी, सॉरी ओवरी में नहीं, फेलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी कहां पर हमारे पास? ओवरी के अंदर, ठीक है। यहां लिख दो इन फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है इतना? और जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों साथ में मिले, यानी कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस साथ में मिले, तो क्या बना यहाँ पर? जाइगोट। क्लियर है? और जो जाइगोट है अब ये आगे अपनी क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, यानी कि ये डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां तक हमने जो देखा ये फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया इतना कि भाई फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हुआ? मेम्ब्रेन के अंदर उसने चेंजेस किए ताकि और स्पर्म उसमें एंटर ना करे। अभी बेटा ये हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें कि भाई मेम्ब्रेन में उसने क्या चेंजेस किए। हम वो वाली वीडियोस भी बनाएंगे जल्दी, जब हम नीट के लिए वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो उस वाले टॉपिक को भी हम वहां पर देख लेंगे। अब चलो इसमें आगे चलते हैं कि जब हमारे पास यहाँ जाइगोट बना है, तो देखो दो चीजें हैं कि जब जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि भाई मेल बनना है या फीमेल बनना है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर मेल बनता है तो उसका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होगा, उसका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होगा भाई। क्या? एक तो क्या एक्स एक्स प्लस 44, ये तो किसका हो गया? फीमेल का। और अगर एक्स वाई प्लस 44 है, ये किसका हो गया? ये हो गया बेटा मेल का, ठीक है। ये किसका हो गया है? मेल का। अब जो पेरेंट्स थे उनमें भी कुछ ऐसा ही था। अब बेटा कुछ भी हो जाए, फीमेल की तरफ से तो एक्स क्रोमोसोम ही आना है, ठीक है। जो हमने लिखा ना एक्स एक्स और एक्स वाई ने हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इन्हीं के फ्यूजन से आगे जो एम्ब्रियो बना है उसका पता चलता है कि भाई मेल है या फिर फीमेल बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एक्स से इधर फीमेल से एक्स आया, मेल से भी एक्स आया, अब तो यहाँ पर फीमेल ही बनेगी। और इधर फीमेल से भाई एक्स ही आना है, कुछ और तो आ नहीं सकता। और इधर मेल से वाई आया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मेल बनेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे फीमेल तो कुछ कर ही नहीं सकती, फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स है, वो सिर्फ एक्स दे सकती है। और जो मेल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई एक्स आएगा वाई आएगा। बेसिकली डिपेंडेंट तो नहीं है, कोई अपनी इच्छा से यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ये क्रोमोसोम्स के ऊपर है। पर जैसे कि सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि मान लो कि भाई किसी को बॉय चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं भाई तू लड़का दे दे, लड़का दे दे, किसी मूवी में देखा होगा आपने। तो वही चीजें यहाँ पर फीमेल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर भाई, बेसिकली मेल का भी रोल नहीं है, सब कुछ क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नेचर जो है यहाँ पर चांस देता है सबको कि भाई 50-50% चांस है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? 50% चांस है ऑफ मेल एंड फीमेल। क्लियर हो गया इतना कि भाई मेल के पास क्या है? एक्स वाई है, फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स है। और फीमेल की तरफ से एक्स आएगा, मेल की तरफ से एक्स और वाई कोई भी आ सकता है। और किस किस के फ्यूजन से क्या होगा ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलो आगे चलते हैं हम इम्प्लांटेशन पे। तो बेटा इम्प्लांटेशन से पहले जो यहाँ पर जाइगोट है ये अपना डिवीजन करता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के पहले ही क्या करता है? जाइगोट अपना डिवीजन करता है। तो एक मिनट में पानी पी लूं। तो बेटा इम्प्लांटेशन से पहले जाइगोट क्या करेगा? अपना डिवीजन करेगा। वो डिवीजन कैसे करता है चलो पूरा देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक सेल प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड है, और इसे हम कह रहे हैं जाइगोट, ठीक है। कैसा ये डिप्लॉयड है, और क्या नाम है इसका बेटा? जाइगोट। अब जो जाइगोट है ये जब अपना डिवीजन करता है तो उस डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं उसे? क्लीवेज। यानी कि जो अपना माइटोसिस करेगा, बेसिकली क्या करने वाला ये? माइटोसिस, क्योंकि इसे अपना क्या करना है? नंबर बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि 2n जैसे बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करना है। इसने क्या किया? यहाँ पर क्लीवेज किया। अब बेटा जो क्लीवेज है वो थोड़ा डिफरेंट है।
जैसे कि हम बात करते हैं एक सेल डिवाइड करता है, दो सेल बना देता है, ठीक है। पर क्लीवेज में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो उतनी जगह में रहता है, बस दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे इधर देखो, नॉर्मल डिवीजन में क्या हो रहा है कि एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल बना दिए, क्लियर है। पर क्लीवेज में क्या हो रहा है कि जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि अभी भी देखो दो सेल तो बन गए पर साइज उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारे पास दो सेल बन गए। फिर उसके बाद ये ऐसे डिवाइड करके चार सेल बना देगा। फिर उसके बाद डिवाइड करके क्या करेगा बेटा, ये आठ सेल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज आई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज और एट सेल स्टेज आई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सेल्स है ना, टू फोर एट, इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। इन्हें हमने क्या कहा, ब्लास्टोमियर। और बेटा ब्लास्टोमियर वापस से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 8 है, 8 के बाद कितने हो जाएंगे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर कितने सेल हो गए, 16 सेल हो गए। और बेटा जो 16 सेल वाला बना है इसे हम कहते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। सिंपल से याद रखो, जिसमें ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाने वाले, यहाँ पर सिंपल सा क्या याद रखना है, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। या फिर एक मिनट रुको, मैं इसमें एक स्टेज और जोड़ दूंगा, इसे मोरूला के दो। इसे हमने क्या कहा बेटा, मोरूला, ठीक है। 2 4 8 और 16, वैसे तो इसमें जितने भी सेल्स है सारे के सारे क्या है, ब्लास्टोमियर है, ठीक है। पर जो हमने यहाँ पर 16 सेल स्टेज वाला बनाया, 16 सेल स्टेज, उसको हमने क्या कहा, मोरूला। अब मोरूला के अंदर जितने भी सेल्स है बेटा एक साइड पे शिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है। किधर होंगे, एक साइड पे शिफ्ट होने लगेंगे और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देख लो यहाँ पर क्या हो गया कि सारे के सारे एक साइड पे शिफ्ट हो गए और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये जितने भी सेल्स है इन्हें हम कहेंगे इनर सेल मास, ठीक है बेटा। इन्हें हमने क्या कहा, इनर सेल मास। और यहाँ पर इनके नीचे एक कैविटी बन गई है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है बेटा। इसे हमने क्या कहा, ब्लास्टोसील, क्लियर है इतना, ब्लास्टोसील। और इसी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना हमारे पास, ये कौन है, ब्लास्टोसिस्ट, क्लियर है। मोरुला से कौन बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब यही ब्लास्टोसिस्ट आगे मूव करता है किधर, एंडोमेट्रियम की तरफ, ठीक है। ये है इधर, मान लो ये एंडोमेट्रियम है, तो ये इधर मूव करेगा एंडोमेट्रियम की तरफ और एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगा बेटा, अटैच हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, क्लियर है इतना। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है किधर जाके इम्प्लांट हो गया, एंडोमेट्रियम पे, तो उसी को हमने क्या किया दिया, इम्प्लांटेशन। ये पूरी प्रोसेस है कि जाइगोट पहले से डिवाइड करता है 2 4 8 और 16 सेल स्टेज में। इन सारे सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और जो हमारे पास 16 सेल स्टेज वाला पहले क्या कहा, उसे मोरुला। फिर उसमें एक कैविटी बनी ब्लास्टोसील, तो हमने इसको क्या कह दिया, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके किधर अटैच हो गया, एंडोमेट्रियम पे। अब बेटा जब एंडोमेट्रियम पे गया तो वहां पर भी कुछ डिवीजन करता है, चलो देखते हैं। जब ये एंडोमेट्रियम पे पहुंच गया तो ये कुछ ऐसे डिवाइड करता है कि ये अपने बाहर एक सेल की लेयर बनाता है, ठीक है। आउटर में क्या करता है, एक सेल की लेयर बनाता है। इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। बेसिकली सेल्स है ना, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, तो हम इस लेयर को भी ये कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और फिर यहां पर अंदर की साइड पे जो हमारे पास इनर सेल मास है ये प्रेजेंट है। ये कौन है, इनर सेल मास। और ये कहां पर अटैच है बेटा, एंडोमेट्रियम पे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एंडोमेट्रियम पे भाई जो कौन से सेल प्रेजेंट है, यानी कि कौन सा सेल उससे अटैच्ड है, ट्रोपोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास, तो सिंपल सा आंसर क्या है भाई, ट्रोपोब्लास्ट उसके कांटेक्ट में और इनर सेल मास अंदर की साइड पे प्रेजेंट है, क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनर सेल मास है आगे डिवाइड करता है, ठीक है। इनर सेल मास आगे डिवाइड करके 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है।
वो 3 लेयर है कौन बेटा, एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर, और फिर उसके बाद वो डिवाइड करता है किसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के अंदर डिवाइड किया, फिर एंडोडर्म, ये क्या है बेटा, इनर लेयर। क्लियर है तेजी बात कि जो इनर सेल मास है आगे फर्दर डिवीजन करता है और 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक तो कौन, एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म, ठीक है, और एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर है और जो एंडोडर्म है किधर, इनर वाली लेयर है, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में एक लेयर और बनती है, उस लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म, और मीजोडर्म सबसे बाद में बनती है, ये हो गई मिडल लेयर। और हमारी जो पूरी बॉडी है इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बनी है। क्लियर है, हमारी पूरी बॉडी इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बनी है। जैसे हमने भी बात की भाई टेस्टिस और जो ओवरी है किससे बने हैं, मीजोडर्म से। उनका ओरिजिन क्या था, मीजोडर्मल, यानी कि वो जो दोनों है इस मीजोडर्म लेयर से बने हैं, और जितने ज्यादातर ऑर्गन है मीजोडर्म से बने हुए हैं। क्लियर हो गया इतना, ये भाई ट्रोपोब्लास्ट है, और इधर कौन प्रेजेंट है, ये इनर सेल मास, और इनर सेल मास आगे इनमें डिवाइड हो गया। अब भाई ट्रोपोब्लास्ट आगे क्या करता है वो भी देखेंगे, चलो इसमें आगे। चलो बेटा मैं ट्रोपोब्लास्ट का यही बता देता हूँ कि इनर सेल मास ने तो ये कर दिया। ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस बनते हैं, एक डायग्राम और बनाता हूं मैं यहाँ पे। ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शन बनते हैं। अब बेटा जो प्रोजेक्शन नेम कहते हैं क्रॉनिक विलाई, ठीक है, नेम क्या कहते हैं, क्रॉनिक विलाई, ठीक है, ये क्या है, क्रॉनिक विलाई है। किससे बने ये, ट्रोपोब्लास्ट से। और भाई ये क्रॉनिक विलाई कहाँ पढ़ने, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना प्रेगनेंसी, वहां पर ये हमको पढ़ना है, यहीं से हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम प्रेगनेंसी और जो हमारे बचा हुआ नेक्स्ट वाला टॉपिक है दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे, और पूरे चैप्टर को वहां पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा बाय एंड थैंक यू।